नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 जो कि सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, उसके एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम कौटिल्य को देखने वाले हैं, उनके पॉलिटिकल थॉट को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने मनुस्मृति पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे जरूर देखें। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रखने वाले हैं और इसे पार्ट बाय पार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मैंने आपको जब एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के फीचर्स बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वीकू पारिक है, वीकू पारिक कहते हैं कि जो हमारा एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हिंदू ट्रेडिशन में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू ट्रेडिशंस। फिर हिंदू ट्रेडिशन में हम उसे और दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका धर्म शास्त्र, एक आपका दंड शास्त्र। धर्म शास्त्र एंड दंड शास्त्र बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। However, in Dand Shastra, the Dand, that is the science of punishment, is the core and Dharma is at the periphery, whereas in the Dharma Shastra, the Dharma, that is the law of nature, that is one's duty, that is at the core, and the Dand, that is the punishment, the science of punishment, it is at the periphery. So Manu Smriti, which we discussed in the last lectures, that was the part of the Dand Shastra, Dharma Shastra. Now we are talking about Kautilya's Arth Shastra. So Kautilya Arth Shastra is the part of Dand Shastra. तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कौटिल्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो कौटिल्य का देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम कभी भी देखिएगा कहीं भी पॉलिटिकल थॉट जब आप पढ़िएगा तो कौटिल्य को कभी चाणक्य नहीं कहा जाता या विष्णुगुप्त नहीं कहा जाता। हम अभी तक श्योर नहीं है, जो हिस्टोरियंस हैं अभी तक 100% श्योर नहीं है कि जिन कौटिल्य की हम बात कर रहे हैं, क्या वही चंद्रगुप्त मौर्य टाइम वाले कौटिल्य थे, क्या चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्राइम मिनिस्टर कौटिल्य थे वही कौटिल्य है जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ये अभी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं किया जा चुका है। इसीलिए हम मानते हैं कि हाँ, कौटिल्य कोई व्यक्ति थे, लगभग उसी टाइम में रहते होंगे, मौर्यन पीरियड में, ठीक है। और उन्होंने ही ये अर्थशास्त्र को लिखा है, जो कि उनका बहुत ही फेमस बुक है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने आंसर्स में कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से रेफर नहीं करेंगे। ओनली यूज द नेम कौटिल्य, ओके। तो ये सबसे पहली बात जो कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो कौटिल्य का बुक था अर्थशास्त्र, वो तो पांडु स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, पांडुलिपि में। तो उसे ट्रांसलेट किया जाता है। पहले तो उसको डिस्कवर किया जाता है 1905 में मैसूर में, और 1909 में जो आर सामा शास्त्री हैं उसे डेसिफर करके ट्रांसलेट करते हैं, प्रोफेसर आर सामा शास्त्री। और 1909 में वह लाइमलाइट में आता है, हमारे सामने आता है। और जब ये लाइमलाइट में आता है, पूरी दुनिया चौंक जाती है, क्योंकि स्टेट क्राफ्ट के बारे में जितना कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कौटिल्य ने डिस्कस किया था, मुझे नहीं लगता कि उस समय के मॉडर्न थिंकर्स ने भी उस तरह से स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही एक तरह से ऑसम अचीवमेंट था इंडिया के लिए वो कॉलोनियल पीरियड में, जहां पहले हमें ब्रिटिशर्स कहते थे, जो ब्रिटिश थे, कि आपका कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है, आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में जानकारी नहीं है। उनके मुंह पर एक बहुत ही बड़ा तमाचा जड़ा जा चुका था अर्थशास्त्र के डिस्कवरी के साथ, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट स्टेट क्राफ्ट पर मेरे ख्याल से द प्रिंस भी नहीं है, जो कि मैकियावेली ने लिखा था। मैकियावेली आपके मॉडर्न और मिडिवल पीरियड के बिटवीन के थिंकर हैं, ट्रांजिशनल पीरियड के। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। 1469 में उनका जन्म होता है, ठीक है, इटली में। और कभी-कभी जो ये इनका जो बुक है द प्रिंस, उनको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कंपेयर किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसमें डिबेट क्या है दोनों के बीच में। तो ये चीजें थी, ठीक है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो बुक है ये 325 बीसीई बिफोर कॉमन एरा के आसपास लिखा गया है। इसमें 15 पार्ट्स हैं, 150 चैप्टर्स हैं और लगभग 6000 के आसपास वर्सेस हैं, श्लोक्स हैं इसमें। अब आइडिया का क्या क्या है अर्थशास्त्र का,
तो मेन आइडिया है स्टेट क्राफ्ट, दैट इज ऑल द थिंग्स विच इज रिलेटेड विद द स्टेट। इसमें जो शब्द है अर्थ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अर्थ का मतलब होता है मटेरियल वेलबींग। अर्थ का मतलब आज के हम लोग दृष्टिकोण से, आज के परसेप्शन से पैसे की बात करते हैं, तो यहाँ अर्थ का मतलब पैसा नहीं है, मटेरियल वेलबींग है, अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं का होना। अगर भौतिक सुख सुविधाएं हैं तो मानते हैं कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है, मटेरियल वेलबींग है। और आज तो खैर पैसे से ही भौतिक सुख सुविधाओं का एक तरह से जजमेंट होता है, इसीलिए उसे ही हम अर्थ कह देते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य के लिए मटेरियल वेलबींग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पढ़ाया था मनुस्मृति में कि एक इंडिविजुअल के लाइफ में 4 पुरुषार्थ होते हैं, दैट मीन्स देयर आर द 4 मेन गोल्स इन एन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट आर दे आर धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो ये 4 गोल है, ये 4 लक्ष्य हैं जो कि हर एक मनुष्य हासिल करना चाहता है अपने जीवन में, ऐसा हमने पढ़ा था मनुस्मृति में। लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा महत्व जो कौटिल्य है वह अर्थ को देते हैं। उनका मानना है कि अगर आपके पास अर्थ है तो आप आसानी से धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन बिना अर्थ के आप इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम जब मनु को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि मनु अर्थ से ज्यादा धर्म पे फोकस करते हैं। उनके लिए धर्म मतलब एक व्यक्ति अपना ड्यूटी करे जो कि उसके लिए बना है, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और कैसे डिसाइड होगा कि किसका कौन सा ड्यूटी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। सो दैट वाज, अगर मैं बोलूं तो एक क्रिस्प मीनिंग हो गया धर्म का। अगर मैं मनु के सेंस में बात करूं तो यही चीज है। तो इसीलिए अर्थ को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और एंशिएंट पीरियड में कैसे डिटरमाइन होता था कि अर्थ हमारे पास है या नहीं है, मतलब हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं कि नहीं है। आज हमारे पास वो डिटरमाइन करने का एक बहुत ही सिंपल जरिया है, दैट इज द करेंसी, मनी। इफ यू हैव द मनी यू हैव द अर्थ, ओके। बट एट दैट टाइम द लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज द मटेरियल वेलबींग। देयरफॉर द मेन आइडिया ऑफ अर्थशास्त्र is how to acquire the land. Always Kautilya is urging his king that you should acquire the more and more land, because if you acquire the more land that will ensure the prosperity of the state, and the prosperity is nothing but the material well-being of the state. Therefore this is the main idea which has been discussed in the Arthashastra, how to acquire the land, ठीक है। तो यही चीज है। अच्छा, एक चीज यहाँ आपको मैं और बताना चाहूंगा, जब हम मंडला थ्योरी पढ़ते हैं, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, उसमें सबसे पहला हम लोग ऑब्जर्वेशन लेकर चलते हैं। 2 ऑब्जर्वेशंस पे पूरी की पूरी मंडला थ्योरी समाप्त होती है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारा नेबर होगा, ही इज आवर नेचुरल एनिमी, वह हमारा जो है दुश्मन होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, किंग क्या चाहेगा? लैंड एक्वायर करना चाहेगा, मतलब एक स्टेट लैंड एक्वायर करना चाहेगा। और सबसे पहला कौन सा ऐसा लैंड होगा जो कि एक स्टेट एक्वायर करेगा? तो वह नेबर का लैंड होगा, वह बगल वाले स्टेट का लैंड होगा। इसीलिए भाई बगल वाला स्टेट तुम्हारी लैंड को एक्वायर करना चाहता है, तुम उसकी लैंड को एक्वायर करना चाहते हो, तो इसीलिए जो तुम्हारा नेबर होगा, जो तुम्हारा बगलगीर वाला होगा, जो तुम्हारा पड़ोसी होगा, वो तुम्हारा हमेशा एक दुश्मन होने वाला है, एक नेचुरल एनिमी होने वाला है। और उसके बाद वाला मतलब आपका नेबर का जो नेबर होने वाला है वो आपका दोस्त होने वाला है, क्योंकि दोनों के कॉमन एनिमी है। देखिए, जो बीच वाला जो आपका नेबर होगा, उसके बाद वाला, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि जो नेबर का नेबर होगा वो जो है उसका कॉमन एनिमी है। कौन? तो जो दोनों का नेबर है, आप दोनों का, इसीलिए आप लोग दोनों दोस्त होंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसी पे पूरी जो मंडला थ्योरी है, जियोपॉलिटिक्स, जब हम डिस्कस करेंगे मंडला थ्योरी के बारे में, वैसे एक वीडियो है मेरा, तो यही चीज है। तो हमें समझना पड़ेगा लॉजिक लगाकर कि ऐसा क्यों है भाई कि हमारे बगल वाला हमारा पड़ोसी दुश्मन ही क्यों है, हमारा दोस्त क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए नहीं दोस्त हो सकता, because there is the natural conflict between the neighboring states, because both are trying to acquire the land of each other, so they cannot be
एन अलाई, ओके, सो दे आर द नेचुरल एनिमी। अब एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कौटिल्य, देखिए ये सब चीजें बहुत अच्छे से आप लिखिएगा अपने आंसर्स में, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जो कौटिल्य है, कौटिल्य को आमतौर पर जो है मैकियावेली से कंपेयर किया जाता है। निकोलो मैकियावेली, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, 1469 में उनका जन्म हुआ था इटली में, इटालियन रियलिस्ट थे। हमारे कौटिल्य भी जो है वह रियलिस्ट है। रियलिस्ट ऐसे थिंकर्स को कहते हैं जो कि पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वह हमेशा यही फोकस करेंगे कि स्टेट कैसे पावर को एक्वायर करे, ओके। तो मैकियावेली और कौटिल्य दोनों ही रियलिस्ट है, अलग अलग टाइम के हैं। कौटिल्य लगभग मौर्यन पीरियड में थे, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में थे, और ये जो है वो एडी में है, 469 एडी में। तो काफी ज्यादा टाइम डिफरेंस है दोनों में। लेकिन यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ हमें एक डिबेट समझने की कोशिश करनी है। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा होगा यूरोसेंट्रिज्म के बारे में, या यूरोसेंट्रिसिज्म, यूरोपीय केंद्रवाद, जो कि यूरोप के चश्मे से ही पूरे दुनिया को देखने की कोशिश की जाती है कि यूरोप है वह सर्वोत्तम है, उससे महान कोई नहीं है। तो यही यूरोपीय केंद्रवाद का आपको छवि यहाँ देखने को मिलता है, जब जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं या कुछ इंडियंस भी हैं जो कि कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना करते हैं, तो कहते हैं कि कौटिल्य मैकियावेली के जैसे थे, और जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली के द प्रिंस से काफी बेहतर, काफी अच्छा है। कौटिल्य कहाँ मैकियावेली से 1500-2000 साल पहले थे, मैकियावेली उनके बाद है। कौटिल्य रिश्ते में परबाबा के परबाबा के परबाबा के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर लगेंगे। लेकिन कहा जाता है कि कौटिल्य मैकियावेली के जैसे थे, जबकि कहना ये चाहिए कि मैकियावेली जो है वह कौटिल्य के जैसे थे। तो यही जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वे कहते हैं दैट कौटिल्य इज द मैकियावेली ऑफ ईस्ट, कि कौटिल्य ईस्ट के मैकियावेली है, ओके। और इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू भी शायद इसी, अब मैं इंटेंशन पर किसी के सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर इस तरह से उन्होंने कहा कि कौटिल्य इंडियन मैकियावेली है। ये फिर यही यूरोसेंट्रिसिज्म का माइंडसेट है, उसको दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कौर ने कहा कि जो मैकियावेली है, मैकियावेली इज इटालियन कौटिल्य। मैकियावेली जो है ना वह इटालियन कौटिल्य है, ना कि हमारे कौटिल्य इंडियन मैकियावेली, ठीक है। उसका मतलब हुआ दैट कौटिल्य इज नॉट द मैकियावेली ऑफ ईस्ट, द मैकियावेली इज द कौटिल्य ऑफ वेस्ट। दिस इज द डिबेट। और ये देखो कहने के ढंग में कितना ज्यादा फर्क होने से, मतलब कितना ज्यादा फर्क हो जा रहा है सिर्फ कहने के ढंग से। तो ये सब आपको डिबेट नहीं लिखना है, बस आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। आपको बस मैं ये समझा रहा था कि किस तरह से परसेप्शन चेंज होता है लोगों का, ओके। तो ये चीजें हैं, आप ये अपने आंसर्स में जरूर लिखना कि जवाहरलाल नेहरू ने कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली कहा था, और उपेंद्र कौर उन्हें जो है वह, सॉरी, और उपेंद्र कौर मैकियावेली को इटालियन कौटिल्य कहती है, ठीक है। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौटिल्य का जो थिंकिंग है, उनके टेक्निक्स और मेथड्स है दैट आर मोर सुपीरियर देन द मैकियावेली। देयरफॉर जो मैक्स वीबर जो है वह अपने बुक पॉलिटिक्स एज वोकेशन में मेंशन करते हैं, और एक तरह से दिखाते हैं कि कौटिल्य कितने महान थे मैकियावेली से। और वे कहते हैं कि कौटिल्य वाज मोर मैकियावेलियन देन द मैकियावेली हिमसेल्फ। Machiavellian is the word which is described for the realist. Okay, so Kautilya was the more realist than the Machiavelli himself. That means the Kautilya was great than Machiavelli, greater than Machiavelli. ठीक है, as per the thinking is concerned, as per the techniques and methods is concerned. Okay, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम कौटिल्य के व्यू को देखते हैं, स्टेट पर क्या व्यू है। हमने पढ़ा था मनु के क्या व्यू थे स्टेट पे, किस तरह से ओरिजिन होता है स्टेट का। तो मत्स्य न्याय का सिचुएशन था, एनार्की थी वहां पे, ठीक है। लॉ ऑफ फिशेस था, बिग फिशेस स्मॉल फिशेस को खा जाते थे, ये सब चीजें थी, अराजकता का सिचुएशन था। और उसी में एक तरह से हम देखते हैं कि सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी थी, उसमें एक तरह से डिविनिटी थी, लोग भगवान के पास जाते हैं, कि आप देखिएगा, ठीक है, मनु वाला। अब यहाँ जब हम लोग कौटिल्य का व्यू अगर स्टेट पे बात करें, तो कौटिल्य
का ये कभी कंसर्न ही नहीं था कि स्टेट का किस तरह से उद्गम हुआ, स्टेट किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। कौटिल्य never tried to find the answer of this question that how the state originated, because the modus operandi, that is the main objective, main aim, main ambition of Kautilya was to ensure the material well-being of the state। क्योंकि कौटिल्य जो है वह भौतिक जो है वह भौतिक सुख सुविधाओं को इंश्योर करना चाहते थे, एक स्टेट के प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना चाहते थे। इसीलिए कभी कौटिल्य ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि स्टेट कैसे आया, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, इस पर उन्होंने ज्यादा बात ही नहीं किया है। ये सिंपल सी बात है, ये सबसे पहले आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से स्टेट का ओरिजिन हुआ है। तो वो अपने जो बुक है अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि प्रेवलेंट इनजस्टिस के कारण जो है, प्रेवलेंट इनजस्टिस ये वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने मत्स्य न्याय और ये सब जो वर्ड्स है बहुत सारे बुक्स में पता नहीं कहां से लिख देते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, ये वर्ड इन्होंने बताया ही नहीं। हम कंपेयर करते हैं इन चीजों को, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं बोला अपने मुंह से। उन्होंने बोला कि जो इनजस्टिस, अन्याय जो समाज में बहुत ही बृहद, मतलब बहुत ही एक्सटेंसिवली जो फैला हुआ था हमारे सोसाइटी में, बहुत ही बृहद तौर पर था, उस अन्याय के कारण लोगों ने डिसाइड किया आपस में मिलजुल कर एक आपका सोशल कोहेजन थ्योरी है स्टेट के ओरिजिन का। मतलब सोशल कोहेजन थ्योरी का मतलब, कोहेजन का मतलब होता है कि लोग आपस में आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सामंजस्य कर रहे हैं आपस में, और उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं कि चल भाई हम लोग आपस में से ही एक सबसे बेहतर जो हमारे बीच का है उसे हम राजा बना देते हैं, वो जो ये इनजस्टिस है उसको खत्म करेगा। तो इसी को हम लोग ये सोशल कोहेजन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य का जो स्टेट का सिद्धांत है दैट इज बेस्ड ऑन द सोशल कोहेजन थ्योरी, ओके। और ये कहते हैं कि जो प्रेवलेंट इनजस्टिस था सोसाइटी में, एक मत्स्य न्याय का सिचुएशन था। सी वी आर कंपेयरिंग, वी आर नॉट सेइंग दैट कौटिल्य सेड दिस दैट देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ द मत्स्य न्याय, और मत्स्य न्याय का सिचुएशन वही मनु वाला सब कंपेयर करो। जो बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियां को खा रही है, माइट इज राइट, जो स्ट्रांग है वो हमेशा सही है, द इंटरेस्ट ऑफ वीकर्स आर always subjugated, the strongers are dominating the weakest, so this was the situation। और ऐसे सिचुएशन में लोगों ने अपने आप में डिसाइड किया, वह इन्वोक हुए कि चल भाई हमें आपस में ही एक राजा को चुन लेना चाहिए, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम राजा को चुन रहे हैं तो उसे 1/6 जो हमारा ग्रेन्स होगा, जो प्रोड्यूस होगा, वो एज अ टैक्स पे करेंगे, और 1/10 जो हमारा मर्चेंडाइज है और जो गोल्ड है एज अ शेयर हम लोग किंग को देंगे। मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को खरीदते बेचते हैं तो उस पे टैक्स लगेगा, ओके। और गोल्ड तो आप जानते हैं प्रीशियस मेटल्स पे 1/10 टैक्स दिया जाएगा राजा को, ऐसा डिसाइड किया गया ताकि राजा के पास उतना क्षमता हो सके कि वह प्रेवलेंट इनजस्टिस को पूरी तरह से समाज से मिटा दे, ओके। और किंग का क्या ड्यूटी रहेगा या स्टेट का क्या ड्यूटी रहेगा? तो एंशिएंट पीरियड के जितने भी आप थॉट्स हैं, एक चीज आप गौर कीजिए कि जैसे ही राजा की उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हो गई। That means the state and king are complementary to each other. Without state there is no king, and without king there is no state, okay। बाद में जॉन लॉक का जब आप थ्योरी पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि दोनों में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन थॉमस हॉब्स तक आप देखिएगा तो सब यही मान के चलते हैं कि भाई राजा है तो स्टेट है, राजा अगर खत्म हुआ तो स्टेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बहुत बात की चीज है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट का मेन काम क्या है या राजा का मेन काम क्या है, आप कह सकते हैं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर आएगा कि कौटिल्य का व्यूज क्या है स्टेट पे, तो आप इसको एक्सपैंड कीजिए। हर एक चीजों को वीडियो में नहीं बताया जा सकता, इसीलिए आप खुद से आप अपने राइटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना, और जस्टिस को जो है इंश्योर करना बाय पनिशिंग द individuals who are doing wrong in the society। So these were the work of the state or the king, okay। तो ये सब चीजें थी। अब यहाँ पे आप ये चीज सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि मेरे भाई जब लोगों ने ही राजा को चुना तो इसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों नहीं कहते? जैसे कि थॉमस हॉब्स ने बताया था कि आपस में लोग कॉन्ट्रैक्ट करके लेवाइथन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसके बारे में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बात करेंगे। तो आर समाशास्त्री जो है उनका कहना है कि भाई हम
कौटिल्या का जो आइडिया है ओरिजिन ऑफ स्टेट को, उसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं कह सकते जो हॉब्स ने दिया था, क्योंकि जिस टाइम में कौटिल्या एग्जिस्ट करते थे मॉडर्न पीरियड में, सॉरी मौर्यन पीरियड में, उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका जो एग्रीमेंट का जो अवधारणा था, ठीक है, जो सामाजिक संविदा की जो अवधारणा थी वह मौजूद नहीं थी। लोग समझते थे कि जो संविदा होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो संधि है, वह मात्र दो देशों के बीच में हो सकता है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपस में समाज में लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का उस समय अवधारणा ही नहीं था, दैट वाज नॉट प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। Therefore, instead we are term we are giving the term that this is the social cohesion theory rather than saying that this is the social contract theory which is given by the Kautilya. So I think you all are clear. उसके बाद दूसरा जो आइडिया है, सबसे पहला तो आप लिखना ये कि सोशल कोहेजन थ्योरी है, यार समाजशास्त्री वाला लिख देना कि क्यों कोहेजन क्यों कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो आइडिया है, और ये लिख देना कि स्टेट का क्या क्या काम है, वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रॉन्ग डूअर्स को पनिश करना, टैक्स कलेक्ट करना, आप ये सब चीजें लिख सकते हो खुद से। एक जो आम अवधारणा है स्टेट के बारे में, आप सब लिख सकते हो उसमें, क्योंकि सब कौटिल्या सबके बारे में चर्चा करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो कौटिल्या बिलीव करते हैं, कौटिल्या बिलीव इन ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य का जैविक सिद्धांत। कौटिल्या कहते हैं कि जो राज्य है वह एक जीव की तरह है, ठीक है। द स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, और जिस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, उसी तरह स्टेट को भी ग्रो और एक्सपैंड करना चाहिए, मतलब अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लैंड को एक्वायर करना चाहिए, ओके, तब ना स्टेट एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा लाइक एन ऑर्गेनिज्म, ओके। और वे कहते हैं कि जो स्टेट ग्रो और एक्सपैंड नहीं करेगा, दैट स्टेट विल पेरिश और डिके अल्टीमेटली, दैट मींस वो स्टेट जो है अंततः नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई ये स्टेट जीव है ना, तो जीव के तरह तो भाई उसे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है, अगर कोई जन्म लिया, वो उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ, वो तो लास्ट में फिर पेरिश कर जाएगा, डिके कर जाएगा ना, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाएगी इसी तरह से। तो यहाँ हम दो आइडिया को ट्रेस कर सकते हैं। यहीं से आपको जब हम कौटिल्या के फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे, उनके मंडला थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वे क्यों कहते हैं कि भाई जाओ सामने वाला का जो है वो जमीन जीत कर आ जाओ, सामने वाले की टेरिटरी को हड़प लो। ये जो एक्सपेंशनिज्म, जो विस्तारवाद नीति है कि दूसरे के टेरिटरी को एनेक्स कर लेना है, ये कौटिल्या का विचार में क्यों है आखिर? तो इसका दो रीजन है। सबसे पहला कि कौटिल्या जो है सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं मटेरियल वेलबींग पर, अर्थ पर, एंड अर्थ इज नथिंग बट द लैंड। As much as land you have, that much earth you have. It was supposed at that time, okay, और लैंड आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो भैया मटेरियल वेलबींग को इंश्योर करने के लिए आपको एनेक्स करना है टेरिटरी को, आपको एक्सपेंशनिज्म को अपनाना है। और दूसरा आपको इसलिए एक्सपेंशनिज्म को अपनाना है, विस्तारवादी नीति को अपनाना है, क्योंकि भाई स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है, और स्टेट ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसको ग्रो करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा एक जीव की तरह। अगर ये एक्सपैंड नहीं करेगा तो पेरिश कर जाएगा, डिके कर जाएगा अल्टीमेटली। तो ये दो आइडियाज हैं। इसीलिए जो एक्सपेंशनिज्म है उसे सपोर्ट करते हैं जो कौटिल्या है, और यहीं से यही ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट से सप्तंग थ्योरी निकल के आता है। आखिर कौटिल्या क्यों बोलेंगे कि राज्य का 7 अंग है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पे बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि राज्य जो है वह एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, और ऑर्गेनिज्म के भाई हाथ पांव होते हैं, मतलब हाथ पांव नहीं, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। एज ए ह्यूमंस वी हैव हाथ पांव एंड ऑल दैट। तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सब्सिक्वेंटली एक स्टेट के भी अंग होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इट वाज बिलीव्ड बाय द कौटिल्या, and therefore he identified the 7 such elements, parts or attributes that are called anga of the state, and these 7 angas or parts together called the saptang, and this is all about the saptang theory.
तो सप्तांग थ्योरी यहीं से आता है कि सप्तांग थ्योरी क्या है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम सप्तांग थ्योरी को डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। ओके, आप चाहो तो उसमें 10 पेज का आंसर लिख सको, मैं इतने डिटेल में आपको बताऊंगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कौटिल्य को। ओके, जितना मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, सेमेस्टर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है ही, यूजीसी नेट के भी स्टूडेंट्स से देख सकते हैं। और साथ ही साथ सेमेस्टर 6 के जो सिलेबस है जल्दी ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा और बहुत जल्दी मैं पूरे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस को खत्म कर दूंगा, फिर यूपीएससी पर मूव करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।